ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया। और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारे डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताजुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था।
कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है। सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था
और वो इतने दिन से कहाँ गायब था। तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी, और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी, और इस राज को मैंने राजी रखा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये घटना मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। मैं और मुकेश एक ही कंपनी में काम किया करते थे, और दरअसल एक दिन हम दोनों को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। और दरअसल हम लोग के पहले ऐसे ही नॉर्मल बात होती थी, पर जब से ट्रेनिंग पे भेज दिया गया उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे को जानने का एक अच्छा मौका मिल गया था। और हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे और आपस में हम लोग बहुत घुल मिल गए थे। और रात को जब भी मैं सोने जाता अचानक मेरे शरीर पे से चादर हट जाता, पर मुकेश अच्छा आदमी था, वो मुझे वापस से चादर उड़ा दिया करता था। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम क्यों जागते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल के सोने की, तो शरीर पे चादर तो टिकता ही नहीं है। तो मुकेश ने इस बात पे मेरी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन से मुकेश एकदम अकेले अकेले रहने लगा था। फिर उसने जो मुझे बताया, ना कि वो दिलचस्प था, बल्कि वो कुछ ऐसा था ना कि आज तक मैंने कभी सुना था और ना ही महसूस किया था। और तो और ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बस बात विश्वास की रह जाती है। आप शायद इस पे विश्वास ना भी करें। 2003 का समय था। ऐसे में टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब मेरा दिनचर्या बना हुआ था। ऐसे में एक दिन मैंने अपने दोस्तों को घर पे गया। फिर मुझे पता चला मेरे भाई दानिश की तबीयत ख़राब है। मैं फ़ौरन ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा भाई दानिश, उसका हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और वो उसका हाल एकदम भी ठीक नहीं था। 3-4 जन मिल के भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे, इतना उसका कंडीशन ख़राब हो गया था। इतना में ही मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो मम्मी ने मुझे चुप होने का इशारा दिया, और दानिश की चीखें एकदम बढ़ते ही जा रही थी। कोई उसका सर पकड़ रखा था तो कोई उसकी छाती मल रही थी। तो इतना में ही नानी बोलती है कि चलो इसको पूजा घर लेके चलो। तभी दानिश की और चीखें बढ़ गई, हद से ज़्यादा। और नानी की बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे तैसे करके हम लोग उसको पूजा के घर में लेके आए। पूजा घर में लाने के बाद उसकी चीखें और बढ़ गई थी। फिर सब मिलने एक उसको कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे सवाल किया, बता कौन है तू? दानिश नानी की बात सुन के पूरे भट्टे की तरह तपने लगा था। फिर नानी ने उससे पूछा, बता कौन है तू? तभी वो और ज़ोर ज़ोर से अंगड़ाई लेने लगा था। तभी एक आवाज़ आती दांत किटकिटाने की, और अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर और पूरा कांपने लगा था। उसका पूरा शरीर का हड्डी कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तभी दानिश ने अपनी जीभ बाहर निकाला। पूरा जीभ उसकी काली पड़ गई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसी की जीभ भी काली पड़ जाती है। तभी नानी ने फिर से उससे पूछा, बता कौन है तू? तू जो भी है इसको छोड़ दे, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। और इसी में दानिश दांत किटकिटाते बेहोश हो गया। और ये बात था, दानिश जब भी होश में आ जाता वो अपना आपा खो देता। उसको संभालना पूरा मुश्किल हो गया था, और ये सब मेरे से देखा नहीं जा रहा था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं रोते रोते हनुमान जी का मंदिर गया। वहाँ पे हनुमान जी को याद किया, और मंदिर में फिर एक में दिया भी जलाया। फिर दानिश के होश आते ही घर में पूरा भीड़ लग गया था। वहाँ पे एक बड़ा सा जमावड़ा लग गया था, और दानिश फिर से वैसे ही हरकत करने लगा था। फिर मैंने दानिश को जैसे तैसे शांत किया। शांत करने के बाद मैंने उसको पानी पिलाया। पानी पीते के ही साथ उसका पूरा रूप बदल गया। उसका पूरा शकल काला पड़ चुका था। ये कौन था? इसको मैं नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि आँख फट के बाहर आ जाएंगी। कभी वो अपना मुंह नोच लेता तो कभी अपना सर नोच लेता, और जो भी उसके सामने जाता उसको वो काटने को दौड़ता। मैं पूरा डर चुका था। फिर मैंने उससे आराम से पूछा, कौन हो तुम? जो भी हो चले जाओ। वो मुझे बहुत देर तक घूरने लगा, वही लाल लाल आंखें से,
मैं पूरा डर गया था। जो भी उसको बोलता वो उसको घूरने लगता और अचानक ही फिर उसके पूरे आँख घूमने लगा। सच कहता हूँ, ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था और ये तो मैं समझ गया था ये दानिश नहीं है, दानिश की जगह कोई और ले लिया है। ऐसा नज़ारा देखने के बाद तो मेरी हाल पूरी पतली हो गई थी। वो अचानक सा हंसना, वो आंखें के बाहर निकलना, वो हड्डी का करकराना और राक्षसी हंसी हंसना, ये सब देख के तो मेरी लग रहा था जान ही निकल गई और घर वाले पूरे परेशान हो चुके थे। फिर अचानक से दानिश ने एक लंबी सांस ली। सांस अंदर लेने के बाद फिर से वो हंसने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर नानी ने भी उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो या हमसे डरते हो? तभी दानिश ने लड़की की आवाज़ में बोला, मैं हूँ शहडोल की, मेरा नाम है तंतरा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के वो फिर से हंसने लगी। हम लोग ने उससे बोला, छोड़ दो तुम इसे, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। फिर वो हंसते हंसते वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई। फिर उस दुष्ट आत्मा ने बोला, मुझे एक नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का पूरा सामान ला के दो, फिर मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसको लेके जाऊंगी। जाओ जल्दी जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कह के वो फिर से हंसने लगी। मैं और माँ तुरंत बाजार की तरफ निकला। हम लोग के शकल पूरे पीले हो चुके थे। माँ फिर से रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर मैंने माँ को दिलासा दिलाया, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैंने तुझे बताया नहीं। दानिश जब पहली बार ऑफिस गया था, उसके दोस्तों ने मुझे बताया उसका एक मीटिंग था। मीटिंग में सब कोई अच्छे खासे हंस बोल रहे थे। अचानक ही दानिश की तबीयत खराब होने लगी। सब दोस्त अचानक सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ। फिर तभी दानिश ने एक गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते के साथ ही वो बेहोश हो गया। फिर दो दोस्त ने मिलकर उसको टेबल पे आराम से लेटाया। दानिश के आंख से आंसू निकलने लगे थे। दानिश कुछ बोलना चाहता था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसे सब साथी मिलके हॉस्पिटल लेके गए। हमें तुरंत ही सूचना मिली, हम भी वहाँ पे गए। उसके थोड़ी देर बाद ही दानिश की तबीयत ठीक हो गई। दानिश को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, बस दानिश को इतना पता था कि वो बस बेहोश हो गया था। फिर उसके साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला, नहीं माँ, उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। अगली बार जब मैं छुट्टी पे आया था तो हम लोग रात को सो रहे थे। खिड़की खुली हुई थी, बहुत तेज हवा चल रही थी और पूरा मौसम खराब हो गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक साया खड़ी है। उसको मैंने पूरा देखने का कोशिश किया पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुंह पे बस काली पोती हुई थी। मैं बहुत देर से उसको देखे जा रहा था और वो जो साया था एक धुएं का तरह था। अचानक धुएं के तरह गायब होके बादल की तरह सरसरा के मेरे पास आने लगी। उसके बाद मैं काफ़ी डर चुका था। उसके बाद मैं अपने मुंडी को चादर के अंदर ढक लिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद खोल के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैं इतना डर गया था, फिर मुझे लगा शायद ये मेरे साथ कोई वहम हो रहा है। पर जैसे कि अब दानिश का हाल देख के मुझे समझ में आ रहा है, उस दिन ज़रूर दानिश के साथ ज़रूर कुछ हुआ था। फिर माँ सामान खरीदने लगी। फिर जैसे ही मार्केट में मैंने देखा दुकानें बंद है, फिर मैं डायरेक्ट कुमार के घर चला गया और वहाँ पे लाल और काली मटकी दोनों ले ली। फिर हम दोनों घर आए और सामान को जैसे ही दानिश के सामने रखा, दानिश पूरा शांत हो चुका था। फिर नानी उसको देखने के लिए गई। नानी देखते के साथ ही पूरा शांत हो गई, एकदम शांत हो चुकी थी। हमने नानी से पूछा, नानी क्या हुआ? और नानी अचानक ही जब मुंडी घुमाई तो पूरे दानिश की तरह हाव भाव नानी के हो चुके थे। हम लोग पूरा डर गए और नानी ऐसे ही ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमने नानी से पूछा, कौन हो तुम? फिर नानी भी उसके तरह बोलने लगी, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, हत्या करके मुझे फेंक दिया गया। मेरी लाश जहाँ पे फेंकी हुई थी, इस लड़के ने आके उसके ऊपर पेशाब किया। मैं सोई हुई थी, इसने मुझे जगा दिया, इसलिए इसको मैं अब नहीं छोड़ती। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने की जगह दो। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम अब वापस तो नहीं आओगी और कुछ करोगी तो नहीं? फिर उसने बोला, उसने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया और वो चली गई। नानी तभी बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर नानी होश में आई और दानिश भी पूरा तरीक़े से ठीक लग रहा था। फिर दानिश को हमने उसके हाथ पैर खोल दिए जो कुर्सी से बंधा हुआ था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और दानिश को काम की वजह से भोपाल जाना पड़ा।
तो वो होटल के रूम में रहता था और होटल में जो उसके साथ रहते थे उसने अचानक कंप्लेन की कि रात को रूम से रोने की आवाज़ आती है। फिर सब कोई हिम्मत जुटा के उसके रूम में गए। रूम खोलने के बाद सब कोई अचानक ही डर में बदल गया सब कुछ। अचानक ही वो चीख रहा था, कमर में लेटा हुआ था, पूरे चारों साइड अंधेरा किया हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। तभी एक दो आदमी ने हिम्मत दिखा के दानिश के पास गया। शांति भंग होने के जुर्म में पुलिस ने दानिश को पकड़ के लेके गया। फिर सब कोई मिलके जैसे तैसे उसको छुड़ाया। फिर कुछ दिन तक दानिश का यही हाल रहा। फिर एक ने बताया संडाल की जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो इससे शायद निजात दिला पाएगा इसको। फिर हमने जाके उस तांत्रिक को पकड़ा तो तांत्रिक ने आत्मा से बात की। वही उसकी मांग थी, जैसे मुझे पूरी अच्छी से याद है। वही काले लाल मटके मांगना, चुन्नी मांगना, सिंगार मांगना। इस बार पर वो दारू भी मांगा था। तो रात का समय था तो दारू देना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत जगह शराब ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था और फिर लास्ट मुझे वहाँ जाना पड़ा जिस गली में मुझे जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उस गली में मैं पहुँचा और मैंने बोला कि मुझे एक शराब की बोतल चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोग पी के एकदम धुत रहते थे। उसने बोला आजा तू भी बैठ जा, पी के सारे गम भूल जाएगा। मैंने उसको बोला मैं यहाँ पे गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई के ऊपर ऊपरी साया का अक्षर है। तांत्रिक ने ये सब सामान मंगाया तो कृपया करके मुझे प्लीज़ एक बोतल दे दीजिए। फ़ौरन तुरंत उसने मुझे एक बोतल दे दी और मैं भागता हुआ तांत्रिक के पास गया। हाँ पर इतना था, शराबियों से मेरी अब थोड़ी अनबन कम हो गई थी। उसके बाद तांत्रिक ने पूजा शुरू किया। दानिश कभी जोर से चिल्लाता, कभी अंगड़ाई लेता, वही दांत किटकिटाता। फिर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, हाथ में कुछ चावल के दाने लेके। मंत्र पढ़ के जैसे दानिश के ऊपर फेंकता तो दानिश एकदम पागल सा हो जाता। कभी लगता उसके अंदर कोई जानवर आ गया है, जानवर की तरह घुर्राना, अजीब अजीब वो हरकत करने लगता। और दानिश की आवाज़ तो उसी के गले के अंदर बंद होके रह गई थी। वो क्या बोलता कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके बाद अचानक ही दानिश फिर से बेहोश हो गया और दानिश का पूरा शकल पीला पड़ चुका था। वो एकदम लकड़ी की तरह सूख गया था और वो अजीब सा लगने लगा था देखने के लिए। मैं इतना तो समझ गया था कि वो किस तरह भी ये बुरी शक्तियाँ से लड़ रहा है। इसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे ही दिवाली का एक समय आ गया। मैं अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था। तभी अचानक दानिश मेरे कमरे में आया और बेहोश होके गिर गया। मुझे लगा फिर से वही सब होने वाला है। मैंने दानिश को कुर्सी से बांध दिया। फिर दानिश हल्का होश में आते ही मुझे बोला भाई अब मैं नहीं बचूंगा। ये सुन के मुझे मेरी आंखों में आंसू हो गई और मैं बोला भाई तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने भाई को ज़िंदगी से हारा हुआ नहीं देख सकता था और वो बार बार बोले जा रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। यह सुन के मैं तुरंत बाइक निकाला और अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक को लाने के लिए चला गया। मैं जैसे तैसे तांत्रिक के पास पहुंचा तो देखा तांत्रिक दारू के नशा में एकदम धुत हुआ था। फिर मैंने तांत्रिक को कैसे भी गाड़ी के बीच में बैठा के उसको लेके आया। गिरता पड़ता तांत्रिक जैसे ही आया दानिश के पास, दानिश का हाथ पकड़ा। दानिश का हाथ पकड़ते ही मानो कि जैसा पूरा उसका नशा उतर गया हो। फिर तांत्रिक ने पूजा पाठ स्टार्ट किया। पूजा शुरू करते ही के साथ दानिश पूरा नॉर्मल हो चुका था। सुबह तक फिर से ये सब स्टार्ट होने लगा था। अब रोज़ ये सब चलने लगा था। डेली का मटकी, डेली का सिंगार का सामान, डेली का चुन्नी। अब हम लोग घर में डेली एनी टाइम ये सब मौजूद रखने लगते थे। डेली तांत्रिक आता, डेली चला जाता। जैसे ही रात होता मनुष्यत घर में छा जाता और दारू की बोतल के तो एक ढेर लग गए थे घर के साइड में। हमने बहुत जगह, हर मस्जिद सब जगह कुछ दिखा लिया। लास्ट में हमें एक आदमी ने सुझाव दिया कलकत्ता का काली मंदिर। फिर हमने जाके उसको वहाँ पे भी दिखाया। फिर उस पंडित जी ने भी वही मटकी, वही चुन्नी, सिंगार का सामान मंगाया और साथ में एक कफन भी मंगाया और नींबू भी लाया। इस बार देख के लग रहा था ये पूजा कुछ अंदरूनी होने वाली है और कुछ खास होने वाली है। फिर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट किया। वो जो नींबू था उसमें आस्ते कस करके एक लौंग चुभोना शुरू किया और जैसे ही पंडित जी लौंग चुभोते वैसे ही दानिश को बहुत दर्द होता और बीच बीच में दानिश बेहोश हो जाता। फिर जैसे ही उस आत्मा की बारी आई उसको कफन में लपेट के उस मटकी में डाला। जैसे नींबू में लौंग चुभोते तभी वो चिल्लाती मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पंडित जी ने बोला नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। तू एक झूठी मक्कार आत्मा है।
तूने इस बच्चे के शरीर को पूरा ख़राब कर दिया है, तुमने इसे एक जगह बना लिया। वो बोली अब मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। पंडित जी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसको एक मटकी के अंदर कैद कर लिया जैसे तैसे करके। फिर अंत में सब कुछ समेट के पंडित जी ने मटकी को मुझे दे दिया और बोला दुष्ट आत्मा ने इसके अंदर बसेरा बना लिया था, मैंने जैसे तैसे इसको कैद करके इस मटकी में डाल दिया है। और पंडित जी ने बताया इसको जाके शमशान में गाड़ देने के लिए, और ध्यान रहे खाली पैरी इसको जाना है। फिर पंडित जी के हमने बात मानी, उस मटकी को ले जाके शमशान में गाड़ दिया। पर ताजुब की बात ये थी वो रास्ता जंगल की ओर से जाता था। मैंने खाली पैर गया पर मेरे पैर में एक भी कांटा नहीं चुभी। ऐसा लग रहा था मैं रूई के ऊपर जा रहा था। मेरा भाई तो ठीक हो गया था पर मेरा भाई काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था। मेरा भाई इतना कमज़ोर हो गया था कि वो दवाई खाने के लिए भी नहीं उठ पाता था। हम लोग का पूरा फ्यूचर ख़राब हो चुका था और काफ़ी कर्जा भी हो चुका था। फिर जैसे तैसे हमने तो कर्जा तोड़ा पर हम लोग का भविष्य पूरा ख़राब हो चुका था। जो चीज़ हम 5 साल में कर पाते वो 10 साल में करनी पड़ेगी। फिर जैसे तैसे ठीक हो चुका था सब कुछ। और फिर दानिश का ध्यान मैं खुद रखने लगा था। रात भर में जगी रहता दानिश को देखने के चक्कर में। उसका दवाई का खाने का टाइम पे एकदम ठीक से ध्यान रखता। जब भी वो रात को सोता मैं उसकी चादर ठीक कर देता। ऐसे सब कुछ चलते रहा। उसके बाद मैं उसका ध्यान रखते गया, वो आस्ते आस्ते ठीक भी होते गया। फिर इसके बाद पूरा मुकेश चुप हो गया। ये सब सुनने के बाद मैंने मुकेश को बोला शायद ही ऐसा कोई भाई होगा जो जिसके लिए इतना किया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ऐसा आशा करता हूँ कि ऐसा कहानी सिर्फ मैं ही आपको सुनाता हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको किस टाइप का कहानी चाहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले कि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बाय, मिलते फिर से एक ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था उसी के बगल से कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, एक काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। जब वो परछाई रुकी उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट में पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा।
मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया, रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। कि मैं मेन रोड के पहुंचा, पे ही जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ।